हेलो एवरीवन, द फिजिक्स चैनल इज बैक और इस बार हम एक वीडियो कर रहे हैं ऑन ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑन रोलिंग। तो रोलिंग के ऊपर ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें बहुत रेंज है प्रॉब्लम्स का और इसके बहुत से वीडियोस हम करने वाले हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और लार्ज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से समझें तभी जाकर आप अच्छे लेवल वाले एग्जाम्स में, खासकर जेईई एडवांस्ड में रोलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस पर काफ़ी समय भी लगा रहा हूँ। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आज जो अगली प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये रोलिंग के ऊपर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कुछ मुझे ऐसे याद है कि 1995 या 1996 में शायद ये प्रॉब्लम जेईई के एग्जाम में आई थी और ये बेहद इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है रोलिंग की वो बहुत इम्प्रूव होने वाली है। ना सिर्फ रोलिंग की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, रिजिड बॉडीज की मोशन के बारे में इन जनरल आपको कई बहुत इंटरेस्टिंग नुआंसेस जिसको कहते हैं ना, महीन बातें पता चलेंगी। तो और टाइम लगाए बिना स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन रोलिंग, जो कि 1995 या 96 ऐसे, if my memory serves me right. I've been around a long time since the age of dinosaurs, so my memory can be a little आगे पीछे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसको। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले समझ लो कि ये प्रॉब्लम है क्या। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो पहले ये सवाल क्या है इसको समझ लो। तो पहले तो सवाल को समझने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है कि एक टेबल आपको दी गई है, ऐसे एक टेबल है और ये टेबल का एज है और टेबल के एज के ठीक ऊपर यहाँ एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की एक्सिस जो है टेबल के एज के ठीक ऊपर है। तो सिलेंडर की एक्सिस टेबल के एज के ठीक ऊपर है। डायग्राम थोड़ा सा दोबारा बना दिया जाए ठीक से, डिपिक्शन सही नहीं हुआ है। तो ये टेबल का एज यहाँ है और जो ये सिलेंडर ऊपर दिखाया गया है, इस सिलेंडर की एक्सिस टेबल के एज के ठीक ऊपर, यहाँ सिलेंडर की एक्सिस है ऊपर, आप देख सकते हो सिलेंडर की एक्सिस मैंने ये डिपिक्ट कर दी है। तो सिलेंडर की एक्सिस इट इज डिपिक्टेड बाय दिस ब्लू डॉट हियर। तो ये टेबल के एज के ठीक ऊपर आप देख सकते हो इसको, राइट। तो ऐसे ये दिया गया है। यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, जितनी भी फ्रिक्शन चाहिए रोलिंग कराने के लिए, यानी स्लिपिंग को रोकने के लिए जितनी भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है उतनी फ्रिक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रिक्शन जितनी चाहिए उतनी यहाँ है। किस लिए चाहिए फ्रिक्शन? रोलिंग कराने के लिए, यानी इस कॉर्नर पे स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो ये सिलेंडर है, लेट अस से कि इसका जो मास है वो m है, सिलेंडर का मास इज m और सिलेंडर का रेडियस r है। ये रेडियस इसका r दिया गया है। तो ये परिस्थिति शुरुआत में है, ये रेस्ट पे है सिलेंडर, शुरुआत में अभी इसकी कोई मोशन नहीं हो रही है और इस कंडीशन में ये रखा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर है और क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर है
पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम की इस वक्त है वो मैक्सिमम है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन आप सब जानते हो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन कैसी होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो ये सिलेंडर इस वक्त अनस्टेबल है, तो इसका इक्विलिब्रियम तो है इस समय, ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम इसका अनस्टेबल किस्म का है। तो इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से ये सिलेंडर जो है लुढ़क के आगे आएगा, ये ऐसे लुढ़क जाएगा और आगे की तरफ गिरेगा। जैसे ही ये सिलेंडर आगे की तरफ आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है नीचे आएगा, उसकी हाइट घटेगी। और सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास क्योंकि नीचे आएगा, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमते हुए ये नीचे की तरफ ऐसे ये घूमेगा। इस कॉर्नर को फिक्स्ड रखते हुए ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की तरफ आएगा और इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है वो कम होगी। सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की हाइट घटेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जब ये तेजी से चलने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इस कॉर्नर से इसका कांटेक्ट टूट जाएगा। इस कॉर्नर से इसका कांटेक्ट एक समय पर टूटेगा। हमें ये पहले तो यही बताना है कि उस समय जब इसका कॉर्नर से कांटेक्ट छूटेगा उस समय इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। पहला सवाल ये है। इसमें बाद में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और भी हैं, पर उनको मैं बाद में रिवील करूंगा, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब ये कांटेक्ट टूटने वाला है, कॉर्नर पर कांटेक्ट जब टूटेगा तब सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या रहेगी, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग। तो इसको देखिए, सिलेंडर को इस पोजीशन में अब हमने रिलीज किया है, राइट। इस पोजीशन में हम इसको छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। थोड़े से टाइम के बाद सिलेंडर जो है मान लेते हैं कि घूमकर थोड़ा आगे आ गया, ऐसे इस कंडीशन में आ गया है। और ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है और सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये कुछ एंगल घूम गई है। शुरुआत में वो लाइन ऐसे थी, ये ग्रीन जब मैंने शुरुआत की कंडीशन में सिलेंडर को ड्रॉ किया है तो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब वो लाइन को भी मैं ब्लैक कलर में बना देता हूँ। ये सेंटर ऑफ मास घूमकर यहाँ आ गया है। तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल घूम गया, राइट। और इस समय इसका जो ये सेंटर ऑफ मास है ये ऐसे घूमकर आया है इस रास्ते से, आप देख सकते हो ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कल में घूम रहा है। इस समय आकर इसकी स्पीड जो है वो हो गई है v। इस पॉइंट को हम कह देते हैं a और इस पॉइंट को हम कह देते हैं b। तो ये a है और ये पॉइंट b है, और इस समय ये लाइन a और b को ज्वाइन करने वाली है, और b जो सेंटर ऑफ मास है वो चल रहा है इस समय, मान लेते हैं v स्पीड से। ये पॉइंट फिक्स्ड है तो इसको हम रेफरेंस लेकर चलेंगे, हमारा काम आसान रहेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये कितनी आएगी, हाउ मच इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नाउ। तो ओमेगा जो है ये हो जाएगी, देखिए b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ab, वो क्या है b, उसको डिवाइड कर लीजिए इस डिस्टेंस से, वो क्या है सिलेंडर का रेडियस r, ये ओमेगा आ गया है। और इसका मतलब अब b जो है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट रहेंगे। एक कंपोनेंट तो ऐसे सेंट्रीपिटल वाला होगा जो कि ओमेगा स्क्वायर r है, ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा v स्क्वायर बाय r।
एक तो ये एक्सेलरेशन है और दूसरी एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल वाली है ए टी। ऑफ कोर्स ए टी और अल्फा में रिलेशन रहती है, वो आप जानते ही हैं कि ए टी विल बी अल्फा इंटू आर। ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं बी की विद रेस्पेक्ट टू ए। अब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन चाहिए तो ए की एक्सेलरेशन इसमें ऐड करनी होगी, लेकिन यहाँ ए की एक्सेलरेशन जो है वो तो जीरो ही है, तो वो हमें नहीं करना पड़ा। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस बनाया था, क्योंकि इससे मुझे पता है काम आसान होने वाला है। तो जब बी इस पोजीशन में आ गया है और ये लाइन थीटा एंगल घूम चुकी है, इस पोजीशन में ये एक्सेलरेशंस हैं, ये हमने जान लिया। अब देखो दिस गेट्स मोर इंटरेस्टिंग एज वी गो ऑन लिटिल लेटर। अब इस कंडीशन में जब ये ब्लैक वाली पोजीशन में है सिलेंडर, तो उस पोजीशन में जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाया जाए। तो ये देखिए, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट इधर ए है। ये बी और ए आप देख पा रहे हैं। ये ए बी लाइन वर्टिकल से कितना एंगल घूम चुकी है? ये थीटा एंगल घूम चुकी है। अब इस पोजीशन में मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक तो फोर्स इधर आएगी mg, और mg के कंपोनेंट रहेंगे ऐसे और ऐसे। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। तो कंपोनेंट ले लिए हैं, तो इस mg को हम हटा ही देते हैं। लेट अस रिमूव दिस mg। अब कंपोनेंट से ही काम चला लेंगे हम। तो ये mg को मैं हटा देता हूं, केवल कंपोनेंट से काम चला रहे हैं, लिखने के लिए जगह भी नहीं बच रही है, तो ये मेरे लिखने के लिए जगह भी बन गई। तो ये आ गया mg cos थीटा, करेक्ट। इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स भी रहेगी और इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शन टेंजेंशियल होती है, आप जानते ही हो। फ्रिक्शन इज ए व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स हुआ करती है, एवरीवन नोज दिस, राइट। तो फ्रिक्शन जो है वो इधर मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखाई है, इस बात का ध्यान रखना। तो कमिंग बैक टू दिस फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए अब मुझे टेंजेंशियल वाली डायरेक्शन में यहाँ कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस डायरेक्शन में ही मेनली इंटरेस्ट है। तो इस डायरेक्शन के लिए अगर मैं न्यूटन्स लॉ इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है b से a की तरफ है v²/r। तो b से a वाली डायरेक्शन जो है, ये पॉइंट इधर a है, b से a वाली डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आप देख रहे हो वो कितनी है? नेट फोर्स फ्रॉम b टू a है mg cos थीटा माइनस n। b टू a ये नेट फोर्स आई है, दिस इज द नेट फोर्स फ्रॉम b टू a, करेक्ट। तो b टू a वाली इस नेट फोर्स को जरा ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल होगी? मास ऑफ द बॉडी इनटू b टू a वाली डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, जो कि कितनी है? v²/r। अब देखो जैसे ये थीटा एंगल बढ़ रहा है, द वे दिस थीटा इज ग्रोइंग, ये थीटा एंगल तो बढ़ रहा है ना, जैसे बॉडी लुढ़क के गिर रही है, ये सिलेंडर लुढ़क रहा है यहाँ, तो थीटा एंगल बढ़ेगा और थीटा एंगल बढ़ने से सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड v जो है उसमें इंक्रीज आ रहा है लगातार। सेंटर ऑफ मास की स्पीड v लगातार बढ़ रही है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो
ये v बढ़ रहा है और थीटा बढ़ने से cos थीटा घट रहा है, करेक्ट। तो अब तुम यहां पर n देखोगे तो n कितना है, n यहां से आता है mg m इंटू जी कॉस थीटा माइनस v स्क्वायर बाय आर, राइट। ये तुम्हें n मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस थीटा घट रहा है और v बढ़ रहा है, तो ये टर्म बढ़ रही है, ये घट रही है। शुरुआत में ये ज्यादा है, शुरुआत में ये जीरो है, पर ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये जीरो हो जाएगा और इसके जीरो होते ही, यानी नॉर्मल फोर्स के जीरो होते ही कांटेक्ट चला जाएगा, देयर विल बी नो कांटेक्ट एनी मोर। तो इस पॉइंट पे कांटेक्ट लॉस होने की कंडीशन मैंने बता दी। क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में ये कांटेक्ट लॉस हो रहा है? कांटेक्ट लॉस तब हो रहा है जब नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगी। नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट नहीं रहेगा तो कांटेक्ट फोर्स भी नहीं रहेगी, तो ना नॉर्मल फोर्स रहेगी ना फ्रिक्शन रहेगी। पर जैसे ये नॉर्मल फोर्स जीरो हुई उसी इंस्टेंट पे कांटेक्ट टूटा है। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन में। इट इज वन ऑफ द की पॉइंट्स, देयर आर मेनी इन दिस प्रॉब्लम, पर ये कई की पॉइंट्स में से एक है कि व्हेन कांटेक्ट इज लॉस्ट, व्हेन कांटेक्ट इज जस्ट लॉस्ट, उस समय पर n जो है कितना हो जाएगा, जीरो। तो n जीरो हो गया मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो सामान है ये जीरो हो गया, तो v स्क्वायर बाय r जो है g cos थीटा के इक्वल हो गया, और ये r को हटा के यहाँ ले आओ तो r g cos थीटा हो गया v। तो आपको यहाँ एक इक्वेशन मिली है कांटेक्ट लूज करने वाली कंडीशन में। ये क्या कंडीशन आई है कांटेक्ट लूज करने वाली कंडीशन पर, कि v स्क्वायर r g cos थीटा है। बट ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई नहीं। वो इसलिए नहीं हुई कि v भी एक अननोन है और थीटा भी अननोन है। तो v अननोन है, cos थीटा अननोन है, तो इक्वेशन आपके पास एक ही आई है जबकि अननोन दो हैं। तो जैसा कि क्लास में मैं कई बार कहता हूँ, इक्वेशन एक और अननोन दो, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो इंसाफ करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन मैं कहां से लाऊंगा, वो एनर्जी कंजर्वेशन की रहेगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखने से पहले एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं। रोल करते हुए सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि रोल करते वक्त सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक क्विक कैलकुलेशन उसके लिए हो जाए तो रोल करते हुए सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी होगी, देखिए हाफ m VCM स्क्वायर, और स्टैटिक सरफेस पे रोलिंग हो रही है, स्टेशनरी सरफेस पर रोलिंग हो रही है, तो हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहां कितना है, VCM बाय R, तो हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM, सिलेंडर है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा हाफ mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, वो है VCM बाय R का स्क्वायर, ओमेगा इज VCM बाय R, प्योर रोलिंग चल रही है जी। R स्क्वायर ये कैंसिल हुआ तो ये आया 3/4m VCM स्क्वायर। तो 3/4m VCM स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है प्योर रोलिंग कर रहे सिलेंडर की। तो रोलिंग करते सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। उसके लिए जरा एक प्रिलिमिनरी काम और कर लिया जाए। अगर मैं इस पॉइंट ए को, ये वाला जो टेबल का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको मैं रेफरेंस लेवल ले लूं, तो शुरुआत में तो सेंटर ऑफ मास की जो ये हाइट है ये है r, पर बाद में जब ये थीटा एंगल घूम चुका है
तब सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है? तब सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी r इंटू कॉस थीटा। यार ये थीटा, तो अब ये हाइट क्या आ जाएगी? r cos थीटा। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है ये कितनी घट गई है? पहले r थी, अब हो गई है r cos थीटा। पहले ये हाइट r थी, अब हो गई है r cos थीटा। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट में कितनी कमी आई है? r में से r cos थीटा घटा दो भाई, ये r था, और अब ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली हाइट यहां से यहां तक देखो, ये r और ये एंगल थीटा, तो ये हाइट कितनी हो गई है सेंटर ऑफ मास की? अब ये हाइट अब हो गई है r cos थीटा। ये हाइट अब हो गई है r cos थीटा। तो हाइट में रिडक्शन आई है कितनी? r माइनस r cos थीटा, और उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है mg इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, और ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किसके इक्वल? काइनेटिक एनर्जी के गेन के इक्वल। शुरुआत में ये रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और फाइनली जो है ये हो जाएगी 3/4m VCM स्क्वायर, और इस समय पर VCM है v, तो ये v स्क्वायर। अब क्या हो गया है? अब हमारे पास अननोन क्वांटिटी भी 2 है और इक्वेशन भी 2 हैं, तो ये इंसाफ हो गया। अब हम गब्बर सिंह जी, परम पूजनीय गब्बर सिंह जी की भाषा में कहेंगे कि इक्वेशन भी 2 और अननोन भी 2। तो 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम इन 2 इक्वेशंस को VCM के लिए यानी V के लिए आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस क्विकली गो अहेड एंड सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर VCM नाउ। तो अब VCM के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए। देखिए इन दोनों इक्वेशंस में मैंने v स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेके मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, m कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मुझे मिल रहा है? देखो ये 4 इधर आ गया, 4rg माइनस 4rg cos थीटा, और इधर आ गया 3m कैंसिल हो चुका है, v स्क्वायर rg cos थीटा। ओके, तो अब ये इधर भी ये rg है, तो यहां से आपको थीटा मिल जाएगा, सारा rg कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इधर भी 4, आई एम सो सॉरी, तो 4 इज इक्वल टू 7 cos थीटा आ रहा है, और यहां से cos थीटा मिल गया 4/7। तो आपको cos थीटा मिल गया, cos मिल गया है, और cos मिल गया तो v भी मिल गया। क्यों? क्योंकि v क्या है? v स्क्वायर है rg cos थीटा। cos थीटा अगर 4/7 है तो ये आपको v मिल जाएगा। कितना v मिला? v मिल गया √4 rg इंटू cos थीटा is 4/7, so 4/7 rg, ये हमें v भी मिल गया है। So we have got v, we have got cos थीटा। तो दोनों ही चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। तो बेहद इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है। इट इज एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इट्स नॉट ओवर येट, इसमें अभी काफी कुछ बाकी है, वो भी देखते हैं। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? कांटेक्ट लूज होते वक्त cos थीटा और कांटेक्ट लूज होते वक्त v कैलकुलेट कर लिया है। मैं दोनों की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कॉर्नर में, सो दैट ये रेफरेंस हम बाद में कर सकें। तो कांटेक्ट लूज होते वक्त v कितना आया? √4rg/7, और cos थीटा कितना आया कांटेक्ट लूज होते वक्त? 4/7। तो
कांटेक्ट लूज होने तक की ये कहानी है। उसके बाद की अब जरा बात की जाए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, कांटेक्ट लूज होने के बाद अब क्या है, मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ, आई कीप दिस, आई रिटेन दिस पार्ट हियर। ये आगे का जो सॉल्यूशन है मैं इरेज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस वक्त इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट मी एडजस्ट द एक्सपोजर, तो होपफुली ये आपको एक बढ़िया क्लीन स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो इफ यू टेकन अ स्क्रीनशॉट, लेट मी नाउ प्रोसीड फर्दर। इसको मैं अब इरेज कर दूंगा और क्वेश्चन के अगले एपिसोड पे जाते हैं। आगे क्या पूछा गया है और क्या क्या आप इसके बाद आपको करना है ये डिस्कस कर लें। तो कांटेक्ट लूज करते समय हमने V निकाल लिया है, V कैलकुलेट कर लिया है। इस समय पर अगर कोई पूछे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जस्ट एट द इंस्टेंट व्हेन कांटेक्ट इज बीइंग लॉस्ट, कांटेक्ट लूज करते वक्त रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट इंस्टेंट when contact is lost, जब कांटेक्ट लॉस होता है उस इंस्टेंट पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इस समय पर ओमेगा कितना रहेगा, ओमेगा रहेगा V बाय आर, तो V बाय आर का स्क्वायर, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 1/4 mv स्क्वायर। अब V स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। V देखिए कितना आ गया था, V की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी ये √4rg/7, तो V स्क्वायर यहाँ 1/4 m इंटू V स्क्वायर इज 4rg/7, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/7 mgr, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/7 mgr एट द इंस्टेंट व्हेन कांटेक्ट इज लॉस्ट। जिस इंस्टेंट पे कांटेक्ट लॉस हुआ है उस इंस्टेंट पर ये काइनेटिक एनर्जी आई है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बाय द वे, नॉट टोटल नहीं। अब देखिए, सवाल की अगली एपिसोड ये है कि जब कांटेक्ट लूज हो गया उसके बाद ये सिलेंडर हवा में तैर रहा, हवा तैर तो नहीं रहा, मतलब हवा में ट्रैवल कर रहा, तो इट बिकम्स ए प्रोजेक्टाइल। आफ्टर दैट इट इज फ्लाइंग लाइक ए प्रोजेक्टाइल। अगला सवाल अब ये है कि जब ये हवा में उड़ रहा है तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ये अपने किसी पाथ में होगा। इसके बाद ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास का पाथ जो है वो एक पैराबोलिक पाथ होगा, तो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। कांटेक्ट तो अब ब्रोकन है, कांटेक्ट तो अब है नहीं। जब इसका सेंटर ऑफ मास टेबल के सरफेस वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर पहुंच गया, जब ये पॉइंट टेबल के हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले लेवल पर पहुंच जाता है सेंटर ऑफ मास इस सिलेंडर का, उस इंस्टेंट पे इसकी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज कितनी है, अब ये आपको बताना है। सो नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कांटेक्ट लूज हो चुका है, उसके बाद वाली मोशन हम देख रहे हैं। तो कांटेक्ट लूज करने के बाद जब ये सेंटर ऑफ मास एक प्रोजेक्टाइल की तरह चल रहा है और जब ये सेंटर ऑफ मास टेबल के सरफेस वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ गया है, उस इंस्टेंट पर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये बेहद इंटरेस्टिंग बात आई। क्यों? क्योंकि देखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस इंस्टेंट पर कितनी होगी ये हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी बड़े आराम से कैलकुलेट की जा सकती है उस इंस्टेंट पर। तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो देखिए हो गई,
total kinetic energy when center of mass is at level of टेबल सरफेस। ये कितनी है भाई? इस पूरे मोशन में मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है। तो यहाँ तो दिस इज गुड इनफ। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसानी से आ गई, पर इसमें से कितनी रोटेशनल होगी और कितनी ट्रांसलेशनल होगी, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो अब देखो इसमें से कितनी रोटेशनल है और कितनी ट्रांसलेशनल, ये अब डिस्कस किया जाए। जब कांटेक्ट जस्ट टूटा था, व्हेन कांटेक्ट वाज जस्ट लॉस्ट, जिस इंस्टेंट पे कांटेक्ट छूटा था तब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/7 mgr थी। कांटेक्ट के लॉस के बाद फ्रिक्शन कितनी होगी बताइए? कांटेक्ट लॉस के बाद फ्रिक्शन हो गई 0। आफ्टर लॉस ऑफ कांटेक्ट फ्रिक्शन हैज रिड्यूस्ड टू 0। तो कांटेक्ट लॉस के बाद फ्रिक्शन खत्म हो गई। अब अगर फ्रिक्शन खत्म हो गई है तो जरा देखो, फ्रिक्शन जब नहीं रहेगी तो क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क रह जाएगी? फ्रिक्शन के खत्म होने के बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं रहेगी, और टॉर्क नहीं है तो उसका वर्क नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क नहीं है तो उसका कोई वर्क भी नहीं है, और इसका मतलब है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में अब कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांटेक्ट लॉस होने के बाद से लेके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना हो गया बंद। अक्सर ये रोलिंग के प्रॉब्लम्स में, जब एक स्टैटिक सरफेस पे रोलिंग हो रही होती है, फ्रिक्शन ही एकमात्र फोर्स होती है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वर्क करती है। अगर फ्री रोलिंग है, अगर कोई हमने फोर्स अपनी तरफ से अप्लाई नहीं कर रखी है, ग्रेविटी के अंडर रोलिंग चल रही है, तो फ्रिक्शन ही एकमात्र फोर्स ऐसी रहेगी जो वर्क कर रही होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसका टॉर्क होगी। तो टॉर्क यहाँ है नहीं, टॉर्क नहीं है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई रोटेशनल वाला वर्क नहीं हो रहा है। याद करो, प्रीवियस वीडियो आपको रेफर करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी फोर्स की टॉर्क नहीं है तो उसका कोई वर्क भी नहीं है, और इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें अब कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कांटेक्ट लॉस होने के बाद से बदलनी बंद हो गई है। वो 1/7 mgr है, उतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये इतनी ही रहेगी, जबकि टोटल इतनी हो गई है। तो जब सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे पहुंच गया है, जब सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट P पे पहुंच गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, व्हेन सेंटर ऑफ मास रीचेस P, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट पर कितनी है? ये रही 1/7 mgr, और उस इंस्टेंट पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस रोटेशनल, तो ये हो जाएगी 6/7 mgr। वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशंस बट वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है। होपफुली ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो देखिए, ये एक बेहद इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जो हमने डिस्कस किया। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था बाय द वे। जेई में उस पर्टिकुलर साल में, अगर इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, अगर मुझे ठीक याद है, तो ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। मतलब 10%, या शायद हो सकता है, शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि उस साल सिर्फ 6 क्वेश्चंस थे और 60 मार्क्स का पेपर था। सो दिस हैड ए वेटेज ऑफ क्लोज टू लाइक 17-18%। तो बहुत हाई वेटेज वाला ये क्वेश्चन था। एंड येट अगर आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स समझकर फिजिक्स पढ़ते हैं तो खासा आसान है। मे बी यू डोंट एग्री विथ मी कि ये खासा आसान है, बट आई थिंक द वे वी हैव सॉल्व्ड इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ।
इस प्रकार के और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रोलिंग में आते हैं और आने वाले कुछ वीडियोस में ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेंगे. नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट एन इवन मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम देन दिस. एक इरोडोव में एक प्रॉब्लम है रोलिंग की जो कुछ हद तक जहां ये वाले आइडियाज हैं उस प्रॉब्लम को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो बाय बाय फॉर नाउ. दिस वीडियो कम्स टू एन एंड. नेक्स्ट वीडियो we take up another very interesting rolling problem. This rolling is staying with us for a while. Okay, bye bye.